नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईबीपीएस ईएफओ में एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे मेज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मक्का। मक्का के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो पेड बैच है, जो कि मैंने 1,000 रुपए में लॉन्च कर रखा है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीदने के लिए आप यहाँ पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए में खरीद सकते हो। जहाँ पर आपको ये ढेर सारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे और साथ में हर लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम है, अगर उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है डिग्री, और इसके साथ साथ उसमें एग्रीकल्चर सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो आपका ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। 1 साल का ये पूरा आपका कोर्स है। इसको आप खरीद लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। कहीं और से आपको कुछ भी और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई नोटबुक खरीदना है, ना कहीं और से कोर्स कुछ खरीदना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं पीडीएफ दूंगा, उतना आप पढ़ लीजिए। इतना मोर देन इनफ होगा आपके कंपटीशन को तैयार करने के लिए, बीट करने के लिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग कोर्स से रिलेटेड कोई और भी इम्पोर्टेंट जानकारी चाहते हो, कोर्स से रिलेटेड अगर अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहे व्हाट्सएप कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेज के बारे में। मेज जिसको हम क्या बोलते हैं, मेज जिसको हम मक्का बोलते हैं, इसको क्वीन ऑफ सीरियल बोला जाता है। बोले तो अनाजों की रानी बोलते हैं इसको। अनाजों की रानी बोलते हैं। किंग ऑफ सीरियल कौन सा है? आपका बीट है। बीट को हम किंग ऑफ सीरियल बोलते हैं। तो बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है? जिया मेज होता है। फैमिली इसकी कोएसी होती है या फिर ग्रेमिनी होती है। तो चाहे पोएसी बोल लो चाहे ग्रेमिनी बोल लो, इस तरीके का अपना मक्का होता है। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मक्का देखा ना हो या मक्का खाया ना हो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेज जो है, इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। ये बिलोंग करता है पोएसी फैमिली से, जिसको ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होती है बीट और राइस के बाद। मैंने जब आपको राइस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि व्हीट और राइस, इन दोनों के बाद हमारा जो तीसरे नंबर की क्रॉप है वो है हमारा मेज। ये तीन ऐसी जो क्रॉप्स हैं, इन्हीं से हमारा जो सीरियल है, अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें यही तीनों जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। इसके बाद और भी जैसे है हमारा बाजरा है, ज्वार है, सामा, कोदो, काकन, मड़ुआ, रागी, ये जो जितने हैं ये सभी माइनर मिलेट्स में आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेजर है, मेजर में हमारे जो मेजर अनाज वाली फसलें हैं, जो ग्रेन क्रॉप्स हैं, उसमें आपका सबसे आगे गेहूं है, फिर उसके बाद धान है और तीसरे नंबर पे हमारा मेज है। It is widely recognized as the queen of cereal due to high yield potential and versatility in various applications, including food, feed and industrial products। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ढेर सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। पॉपकॉर्न बना सकते हो, इसका आटा बना सकते हो, इसकी रोटी बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। इसका भुट्टा होता है, उसको खा सकते हो। तो इस वजह से इसको क्वीन ऑफ सीरियल भी कहते हैं। एक चीज और होता है कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो गेहूं और चावल की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। और एक चीज और है, इन सभी को हम सभी सीजन में नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है तो इसको हर सीजन में आराम से ग्रो किया जा सकता है। बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है, मीनिंग इट रिलाइज ऑन द एक्सटर्नल एजेंट प्राइमरली विंड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन बिटवीन प्लांट। बोले तो ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। वहीं पर गेहूं और राइस की बात करें तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो ये सब चीजें आपको जरूर जरूर याद कर लेनी है। इनहांसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसको हम क्वालिटी प्रोटीन में जिसको बोलते हैं क्यूपीएम बोलते हैं, टू एड्रेस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी quality protein maize varieties has been developed. These varieties are distinguished by the presence of OPEC2 gene, which significantly improve the protein quality by increasing the level of essential amino acid like lysine and tryptophan। ध्यान से समझना, जो हमारी मेज की क्रॉप होती है, मेज की क्रॉप में प्रोटीन कम पाया जाता है। तो प्रोटीन कम पाया जाता है, इस वजह से प्रोटीन जो होता है, इसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक जीन आता है जिसका नाम होता है ओपेक जीन।
इसी जीन को किसी नई वैरायटी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और ये जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है। तो दो अमीनो एसिड, एक लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों अमीनो एसिड, क्योंकि मेज में ये दोनों की कमी पाई जाती है, तो जब इसमें ओपेक 2 जीन आता है तो इसकी वजह से लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोटीन की मात्रा है ये बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज की बात करते हैं। क्वालिटी जो प्रोटीन मेज है, इसमें शक्तिमान 1 और 2 है, HQPM 1 है, शक्ति 1 है, प्रोटीना है और रतन है। जिसमें आपका शक्तिमान 1, 2, प्रोटीना और रतन है, ये 4 वेराइटी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसमें प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसके अंदर ऑयल भी पाया जाता है, जो मेज का ग्रेन होता है इसके अंदर 4% के आसपास तेल भी पाया जाता है। दिस ऑयल इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल एंड आल्सो यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, इसका जो तेल निकाला जाता है। इसके साथ साथ जो मेज का तेल होता है वो एडिबल ऑयल के तरीके से भी काम करता है, इसमें लगभग 4% के आसपास तेल पाया जाता है। ये लीडिंग रबी सीजन में अगर हम बात करें तो रबी सीजन में ज्यादातर इसको जो ग्रो किया जाता है वो बेसिकली इसको खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, लेकिन रबी सीजन में भी इसको ग्रो करते हैं। और रबी सीजन में केवल एक स्टेट है बिहार, बिहार में इसको बिहार में इसको क्या कब ग्रो करते हैं, बिहार में इसको रबी के सीजन में इसको ग्रो कर लेते हैं। बोले तो विंटर मेज, विंटर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी सीजन में मेज को ग्रो कहाँ किया जाता है, तो बिहार में किया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि विंटर मेज कहाँ ग्रो किया जाता है, तो विंटर मेज जो है आपका बिहार में ग्रो किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं मेज की स्पीसीज के बारे में। तो ढेर सारी इसकी स्पीसीज होती है जिसको क्लासिफाई किया गया था 1899 में, जिसमें आपका आता है सबसे पहला जियामेज इंडुराटा, इंडुराटा, इंडेंटाटा, एमाइलेसिया। ये तीन हमने ऐसे याद कर रखा है, इंडुराटा, इंडेंटाटा, इंडुराटा, इंडेंटाटा, एमाइलेसिया। इस तीन तरीके से याद कर लो, बाकी अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे याद करोगे। एमाइलेसिया, ये मैंने तीन ऐसे याद किया था, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है जो पीपीटी बना है। इंडुराटा, इंडेंटाटा और एमाइलेसिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका एमाइलेसिया दिख रहा है, इंडेंटाटा, इंडोराटा और एमाइलेसिया। आगे चलकर अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे याद करोगे इनके साइंटिफिक नेम, क्योंकि जो इसका बोटेनिकल नेम होता है काफी कठिन है, कैसे याद किया जाएगा अभी थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जो इंडोराटा होता है इसको हम फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं, ठीक। इसको कहा जाता है अर्ली मैच्योरिंग एंड मोस्ट वाइडली ग्रोन टाइप ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है। यहाँ पर आप रंग देख के बिल्कुल नहीं सोचना कि ये फ्लिंट कॉर्न ऐसे रंग बिरंगा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा अर्ली मैच्योरिटी वाला होता है, थोड़ा सा जल्दी मैच्योर हो जाता है, और ज्यादातर ये इसको इंडिया में ग्रो किया जाता है जल्दी मैच्योर करने के लिए। करेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट एंड स्टार्ची एंडोकार्प, इसका जो एंडोकार्प होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और स्टार्ची होता है। इसके जो किर्नल होता है वो टिपिकली राउंड एंड येलो कलर का होता है, राउंड और येलो कलर के इसके टिप होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये कैसा है, ये ज्यादातर राउंड कलर का है, सॉरी राउंड राउंड है। बोले तो इसको आप देख रहे होगे ना, यहाँ ये पिचका हुआ है बीच में, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसके जितने भी आपको ग्रेन दिख रहे हैं ये सब राउंड है, ये चिपके हुए पिचके नहीं है। जो आपका हमारा जिया मेज इंडेंट टाटा है, जिसको हम डेंट कॉर्न बोलते हैं, यहाँ पर देखो डेंट लिखा है ना, इंडेंट टाटा में डेंट लिखा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये इंडोराटा का फ्लिंट है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। ये इसमें 6 स्पीसीज हैं, 6 स्पीसीज का मैंने अलग अलग तरीके से याद कर रखा है, क्योंकि इंडोराटा हमको सबसे पहले मिला था तो इस वजह से इसको इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न इसको ऐसे याद कर लिया था। बाकी आगे इंडेंट टाटा में डेंट मिल रहा है तो डेंट कॉर्न होगा। प्रीडोमिनेंटली ये यूएसए में इसको कल्टीवेट किया जाता है। फीचर की बात करें, बहुत हार्ड एंड स्टार्ची एंडोकार्प लीडिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक डेंट एट द टॉप ऑफ द कर्नल व्हेन दे ड्राई। कर्नल के टॉप पे आपको ये थोड़ा सा डेंट देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंडेंट टाटा। डेंट क्या होता है, डेंट मतलब इसे चिपक जाना। जब गाड़ी में डेंट पड़ता है ना तो क्या होता है, जैसे जब गाड़ी में डेंट लगता है तो गाड़ी क्या होती है, चिपक जाती है ना, पिचक जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ पर, देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस ग्रेन को पिचका दिया है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंट कॉर्न। अगला अगला है हमारा पॉपकॉर्न। इवर्टा, इवर्टा को आप कैसे समझ सकते हो, इवर्टा थोड़ा सा एवरेस्ट जैसा है, थोड़ा सा ये कैसा है, ये थोड़ा एवरेस्ट जैसा है। एवरेस्ट क्या होता है, एवरेस्ट एक चोटी होती है। तो जैसे पॉपकॉर्न फूटता है, पॉपकॉर्न ऐसे फूट के ऐसे उछलता है,
तो जब उछल के वो ऊपर से नीचे आता है तो एक तरीके से पहाड़ बना लेता है। ठीक, पॉपकॉर्न ऐसे जब ये जो पॉपकॉर्न है, तो ये जब टूटता है, जब फूटता है तो फूट के ऐसे करके ऐसे पहाड़ बना लेता है ना, पहले उड़ता है फिर नीचे गिर जाता है। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से एक पहाड़ बना ले रहे हैं, पहाड़ एवरेस्ट जैसा बना ले रहा है। तो इवर्टा से क्या याद कर सकते हो, इवर्टा पॉपकॉर्न, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, जिया मेज इवर्टा। ये पोजेसेस exceptional popping quality due to a specific moisture content and hard endosperm and allow pressure to build up and expand explosively when heated। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके अंदर का जो स्टार्च होता है वो बहुत तेजी से फटता है और वो फैल जाता है। फटता है तो अंदर तो काफी सॉफ्ट सा होता है और बाहर से हार्ड होता है। जैसे ही ये बाहर आता है तुरंत ये सूख जाता है और फट से तुरंत ये आपका पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ग्रेन एंड स्मॉल साइज कर्नल। इसके जो ग्रेन होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं और कर्नल का साइज भी इनका थोड़ा सा छोटा होता है। अगला है हमारा ट्यूनिक काटा। ट्यूनिक काटा में आपको थोड़ा सा कैट दिख रहा होगा। ठीक, कैट को आप कोड भी बना सकते हो। कैट को क्या बना सकते हो, देखो ध्यान से समझना इसको कैसे याद कर सकते हो। ट्यूनी काटा, तो ये हमारा क्या होता है, ट्यूनी काटा, जिसको हम पॉड कॉर्न बोलते हैं। पॉड क्या होता है, जैसे मैंने बोला था पॉड का मतलब होता है फली। पॉड को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉड को कहते हैं फली। ठीक, पॉड को क्या कहते हैं, पॉड को फली कहते हैं। कैसे याद कर सकते हो इसको, काटा में आपको कोट दिख रहा होगा। ठीक, CAT, कैट में कोट, इसको कर दे रहा हूँ कोट, और इसे स्पेलिंग तो COAT होता है, लेकिन आप कैट का कोट कर सकते हो ऐसे। कोट क्या होता है, जैसे फली के ऊपर एक कवर लगा रहता है, जैसे मटर की जो फली होती है उसमें मटर के ऊपर एक छिलका होता है ना, तो उस तरीके से याद कर सकते हो। ट्यूनी काटा बोले तो कोट, और कोट का मतलब पोड। ठीक, पॉड कॉर्न इसके अंदर होता है। अब क्योंकि ये इसका जो ग्रेन होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका ग्रेन है, ये बिना पॉड के है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मक्का दिख रहा होगा, इसके अंदर का जो ग्रेन है वो पॉड के अंदर बंद है। जैसे धान बंद रहता है ना हस्क के अंदर, गेहूं बंद रहता है हस्क के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर ये पॉड के अंदर बंद है, जिस वजह से इसको पॉड कॉर्न बोलते हैं। कंसीडर ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न, यानी कि ये बहुत पुराना टाइप का यह कॉर्न इसको कहा जाता है। यूनिक बिकॉज ईच कर्नल इज इंडिविजुअली इनक्लोज बाय पॉड या फिर हस्क। ये पॉड या फिर हस्क के द्वारा एक एक जो यहाँ पर ग्रेन दिख रहा है ये बिल्कुल ढका रहता है। ये हमारा तो नॉर्मल कॉर्न होता है, नॉर्मल भुट्टा है, और ये हमारा पॉड कॉर्न होता है। ठीक, अनलाइक अदर मेज टिपिकली वेयर कर्नल आर डायरेक्टली अटैच टू द कोब। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो मैंने बताया कैसे याद कर सकते हो, इवर्टा को एवरेस्ट से याद कर लो, पॉपकॉर्न उछलता है तो ऐसे एवरेस्ट बना लेता है। ट्यूनिकाटा में कोट है, कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है एक फली बन जाए, तो इसके अंदर का जो ग्रेन है वो फली के अंदर पड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो पोड, इंटरलेट करके इन चीजों को याद कर सकते हो। आगे हमारा है सेकेराटा। ठीक, सेकेराटा, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है एक साइंटिफिक नेम। सेकेरम, सेकेरम सेकेरम सा से सेकेरम है और सा से स्वीट है, इस तरीके से याद कर सकते हो। सा से क्या कहते हैं, जियामेज सेकेराटा। सेकेराटा में आपको सा से सेकेराटा और सा से स्वीट, इस तरीके से याद कर सकते हो। डिस्टिंग्विश एज द स्वीटेस्ट अमंग ऑल सीरियल, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्वीट सेकेराटा। सेकेराटा में आपको सुक्रोज दिख रहा होगा, सेकेराटा सुक्रोज को समथिंग समथिंग ऐसे मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये कैसा होता है, ये सबसे ज्यादा स्वीट होता है, जितने भी मेज हम ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मीठा यही होता है। इट्स कर्नल अपीयर श्रिवेल्ड व्हेन ड्राई ड्यू टू द हायर शुगर कंटेंट एंड लोअर स्टार्च कन्वर्जन ड्यूरिंग मैच्योरेशन। मैच्योरिटी के टाइम पर इसके अंदर जो स्टार्च होता है थोड़ा सा कम होता है और जो शुगर होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, श्रिवल हो जाता है जब ये मैच्योर होता है। फिर हमारा है अगला एमाइलेसिया। एमाइलेस पाया जाता है जिसकी वजह से सॉफ्ट कॉर्न इसको कहते हैं। इसको ज्यादातर फ्लोर बनाने के लिए यूज किया जाता है, बोले तो आटा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा सॉफ्ट कॉर्न होता है। ये वाला सॉफ्ट कॉर्न नहीं है तो हमारा बेक्सी कॉर्न है। सॉफ्ट कॉर्न भी इसी के जैसा मॉर्फोलॉजी लगभग लगभग सेम ही होती है, नॉर्मल कॉर्न जैसा होता है। इसको ज्यादातर हम आटे के लिए यूज करते हैं, मतलब फ्लोर बनाने के लिए यूज करते हैं। दीज कर्नल आर प्रीडोमिनेटली व्हाइट एंड ब्लू इन कलर, ये थोड़े से व्हाइट और ब्लू कलर के होते हैं। फिर हमारा है सीकेटिना। ठीक है, सॉरी सिरेटिना। तो सिरेटिना को हम क्या बोलते हैं, वैक्स कॉर्न बोलते हैं। इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसके यूनिक टाइप ऑफ स्टार्च सिमिलर टू ट्रोपिका स्टार्च होता है। व्हेन द एंडोस्पर्म इज कट और ब्रोकन इट एग्जिबिट द डिस्टिंक्ट वैक्सी अपीयरेंस। इसको जब इसके एंडोस्पर्म को काटते हैं
तो थोड़ा सा वैक्सी अपीयरेंस, वैक्स जैसा लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वैक्सी कॉर्न बोलते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना। इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, इंडेंटाटा डेंट कॉर्न, इवर्टा पॉपकॉर्न, टोनिकोटा पॉड कॉर्न, सेकेराटा स्वीट कॉर्न, एमालेसिया सॉफ्ट कॉर्न, सिरेटिना वैक्सी कॉर्न। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नहीं तो बार बार आप भूलते जाओगे। तो ये जो 6-7 हैं, तो ये सातों आप अच्छे से याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं हमारा जो फॉडर मैच होता है, जैसे अफ्रीकन टाल है या फिर J1006 जो वैरायटी है, इसको ज्यादातर एनिमल के लिए, फीड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो बायोमास का प्रोडक्शन बोले तो तना और पत्तियां जो होती हैं इसमें बहुत ढेर सारी होती हैं, इसलिए इसको फॉडर के तरीके से यूज किया जाता है। वैरायटी अफ्रीकन टाल और J1011 है। स्वीट कॉर्न की वैरायटी जैसे हमारी कंपोजिट माधुरी है, कंपोजिट जो प्रिया वैरायटी है, ये स्वीट कॉर्न की वैरायटी है, इसके अंदर शुगर कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है। पॉपकॉर्न की बात करें तो हमारा अंबर पॉप है, या फिर BL अंबर है, या पॉप है, या पर्ल पॉपकॉर्न है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, इसमें पॉपकॉर्न में पॉप आपको दिखेगा। इन तरीके की वेराइटीज। आगे है हमारा बेबी कॉर्न, हार्वेस्टेड वेरी यंग बिफोर पॉलिनेशन, टिपिकली 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंज्यूम होल। ये कई बार, एक बार IBPS AFO में एग्जाम में ये पूछा गया था, AFO में ये पूछा गया था, इसमें पूछा ये गया था कि ये जो है, ये पॉलिनेशन के कितने दिन बाद ये तैयार होता है। ठीक, यानी कि जो हमारा बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न को पॉलिनेशन के कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, 3 से 5 दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद, या फिर 10 से 15 दिन बाद, इस तरीके से ऑप्शन था। तो जैसे ही पॉलिनेशन होता है, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन होता है, इसमें दाने बने नहीं होते हैं, तभी इसको हम क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। जब जो ये भुट्टा होता है, जो भुट्टे की जो साइज होती है 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तभी इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको पूरा का पूरा इसको खा लिया जाता है। इसको उबाल लेते हैं, उबाल के खा लेते हैं। इसमें दाने नहीं पड़े होते हैं, इसका ऐसे समझो कि इसका अंडाशय ही खा लिया जाता है। बोले तो इसको जो हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था, इसमें क्या होता है, जस्ट सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कॉब, इसका जो कॉब होता है, इसको हम डायरेक्ट इसका कॉब ही खा लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं रहता है। तो वो भी बेबी कॉर्न में की आपकी जो वैरायटी है, एक प्रकाश है, एक पार्वती है, और BL42 है। ये आपकी जो कुछ वैरायटीज है, ये बेबी कॉर्न की है। इसके साथ साथ QPM में शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2, HQPM1 और शक्ति, ये कुछ वैरायटी है जो कि आपकी प्रोटीन के लिए ज्यादा जानी जाती है, इनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। फ्लड के लिए थोड़ा सा जो हमारा डायरा जो 3 वैरायटी है, ये वैरायटी फ्लड प्रोन एरिया के लिए, इसको वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी इसको आराम से ग्रो किया जा सकता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट यानी सूखे के लिए आपका जो मेघा है और प्रकाश है, ये 2 वैरायटी आपकी ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। सूखे में भी इसको आराम से हम ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो येलो सीडेड जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसमें गंगा है, गंगा 3 है, गंगा 5 है, गंगा 101 है, रजत है, माइलेशिया है, और सॉरी हिमालय है, BL54 है। व्हाइट सीडेड वैरायटी है, जो कि जिसके जो ग्रेन होते हैं वो सफेद सफेद होते हैं, उसमें गंगा सफेद है, हाई स्टार्च है। हाई स्टार्च कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हाई स्टार्च जो है वो व्हाइट हाइब्रिड का, व्हाइट जो मेज होता है, व्हाइट मेज का एक वेराइटी होता है। इसके बाद गंगा 4 है। ये आपकी बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज मानी जाती हैं। कई बार पूछा जाता है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज, तो आपका गंगा 1 है, गंगा गंगा 1 एंड गंगा 101, ये मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करते हैं, तो मेज जो होता है, मेज के अंदर 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है, और जो हाई प्रोटीन वाले होते हैं उनमें 10% से ज्यादा भी प्रोटीन पाई जाती है। इनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ऑयल कंटेंट 4 से 5% तक होता है, जो कि एडिबल ऑयल के लिए यूज किया जाता है, और कई बार इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी इसका ऑयल यूज किया जाता है। सीड रेट के बारे में बात करते हैं, तो जो हाइब्रिड सीड होता है, हाइब्रिड सीड में 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। जो हमारे कंपोजिट वैरायटी होती हैं, उनमें 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। जो फॉडर के लिए अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, हाइब्रिड का जस्ट 2 गुना होता है। 20 से 25 की जगह पर 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ध्यान से। 20 से 25 किलोग्राम हाइब्रिड, कंपोजिट है तो 15 से 20 किलोग्राम, फॉडर के लिए है तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। आपको इतना सीड रेट की जरूरत पड़ती है अगर हमको 1 हेक्टेयर में इसको लगाना होता है। नर्सिंग ऑफ क्रॉप यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अगर हाइब्रिड है
तो हाइब्रिड के लिए 120, 50, 40 हमको डालना चाहिए एनपीके, और जो कंपोजिट वैरायटी है तो 120, 40, 30 डालना चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे इसका कल्टीवेशन कर सकते हो। बात करते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की, तो कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज इरिगेशन। मेज में इरिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? तो एक तो होता है आपका टिसलिंग और दूसरा होता है सिल्किंग। टिसलिंग क्या होता है? जब यहाँ पर ये टेसल निकल रहा होता है जिसको मेल फ्लावर बोलते हैं, इसी टेसल को निकलने को टेसलिंग बोलते हैं। फिर हमारा ये जो है इसको हम बोलते हैं सिल्क, बोले तो इसको हम स्टाइल बोलते हैं, सिल्किंग बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो टेसल आता है और बाद में सिल्किंग आता है, दोनों 10 से 12 दिन के अंतर पर ही दोनों आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? पहले आपका आता है टेसल, दूसरा आता है सिल्क। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में पहले आता कौन है, तो सबसे पहले आता है आपका टेसल, बाद में आता है सिल्क। सिल्क जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, टेसल जो होता है ये आपका मेल पार्ट होता है। ये एक तरीके की क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, आप ये भी ध्यान देना कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। बोले तो इसका टेसल जो है ये दूसरे पे जाएगा और दूसरे का टेसल इसके ऊपर आएगा, तो पॉलिनेशन होगा और फिर भुट्टा लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो ध्यान से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो टेसलिंग कब होता है? टेसलिंग जब होता है ये सबसे टर्मिनल पोर्शन पे होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि टेसलिंग कहाँ होती है, तो टॉप ऑफ द प्लांट होता है। बोले तो ये पॉलन का जर्मिनेशन करता है, पॉलन यहाँ पर लगते हैं और यहाँ पर आपका क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जिसको सिल्क बोलते हैं। इनके पास जो यहाँ पर आपको ये बाल नुमा जो संरचना दिख रही है, ये स्टाइल जो होता है इसी को हम सिल्क बोलते हैं। ये क्या होता है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो कि ईयर कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये ईयर होता है। ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है और जब बाल निकले होते हैं इसी को सिल्क बोलते हैं। और इसी बाल निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी बाल निकलने की प्रक्रिया को ही सिल्किंग बोला जाता है। वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग टेसलिंग और सिल्किंग की वजह से पुअर पॉलिनेशन होगा और कर्नल जो होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से बन नहीं पाएंगे, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा बनाइए, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लाने का प्रयास करता रहूंगा। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देखकर आप हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है 1000 रुपए में जो मैंने लॉन्च कर रखा है, आप इसको देख के यहाँ पर समझ सकते हो कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे परचेज करना है और क्या करना है, सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए और नॉलेज आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक प्ले लिस्ट दिख रही होगी, इस प्ले लिस्ट को भी आप फॉलो करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।